हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आप फॉर्म 121 फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म आपको बताने वाला हूँ। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से सबमिट कर सकते हैं। रेस्पेक्टिव जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर आपको इसको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है, सबके लिए आपको सेपरेट जो है फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी शॉर्ट में ये वीडियो रहने वाला है और शेयर जरूर कीजिएगा। ये फॉर्म 121 है, इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल ना हो, जो भी एफडी से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, आरडी से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, उसके अलावा पीएफ के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पीएफ विड्रॉल के केस में या डिविडेंड इनकम आपको आ रही है तो उस केस में अब आपको जो है फॉर्म 121 फाइल करना होगा। पहले जो भी सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए यहाँ पर जो है फॉर्म 15H होता था, वो उनको फाइल करना होता था ईयरली। अभी हो सकता है आपके रेस्पेक्टिव बैंक के द्वारा ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, लेकिन आप जो है इसको फिजिकली भी जाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहीं सबमिट करना है, बस आप अपने नियर बाई उसकी ब्रांच चेक कर ले, जो भी वो बैंक है उसमें जाकर भी आपको इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन का यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट में भी जो है वो 60 ईयर्स अबोव जो भी पर्सन हैं वो आपके सीनियर सिटीजन है। 60 ईयर्स और उससे जो भी अबोव पर्सन है वो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपका पूरे 1 साल में जो आप इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं अगर वो 1 लाख रुपए तक की है तो फिर आपको ये फॉर्म भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिमिट पहले भी यहाँ 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपीज़ तक का अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो उस केस में जो है आपको फॉर्म नहीं भरना है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और ये आपका जो है सारे बैंकों का मिलाकर है, सारे बैंकों का मिलाकर अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। हाँ, वहाँ पर केवाईसी अपडेट जरूर हो ताकि आपकी एज जो है वो सिस्टम ट्रैक कर सके, से पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये ई केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स और अबोव है, इंटरेस्ट आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आ रहा है यहाँ पर, तो उस केस में आपको जो है आप चाहते हैं कि भाई आपका टीडीएस ना कटे तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो उसमें जो है आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन ये जो 12 लाख रुपए की लिमिट है ये केवल नॉर्मल इनकम के रिगार्डिंग है। नॉर्मल इनकम आपकी कैसे हो सकती है, जैसे कि आपकी सैलरी हो सकती है या पेंशन हो सकती है, कोई आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, आपका डिविडेंड हो सकता है या पीएफ हो सकता है। तो जो आपकी नॉर्मल टैक्स वाली इनकम है केवल उसी को ये कवर करेगा। स्पेशल रेट वाली इनकम के लिए ये लिमिट नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, कुछ पर्सन चाहेंगे कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करें तो उस केस में उनको केवल 5 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर मिलेगी, लेकिन उनको बाकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है, ये भी मैं आपको नॉर्मल इनकम के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, केवल 5 लाख रुपए की ही छूट यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप एलिजिबल पर्सन है कि भाई आपकी जो है टोटल इनकम 12 लाख रुपए से कम आ रही है, आप सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर्स एंड अबोव है, इसके साथ एक और कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी, रेजिडेंट वाली। ठीक है, ये प्लस ये आप होल्ड करते हैं स्टेटस ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि टैक्स ईयर आपका पहला 26-27 है, तभी आपको ये 12 लाख या ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख मिलेंगे। अगर आप रेजिडेंट नहीं है, आप 60 ईयर्स एंड अबोव जरूर हैं लेकिन आप रेजिडेंट नहीं है, तो फिर आपको जो है लोअर लिमिट मिलेगी। लोअर लिमिट मैं आपको बता देता हूं क्या है। न्यू टैक्स रिजीम में जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है आपकी वो 4 लाख रुपीज है। तो यानी कि 4 लाख से ज़्यादा आपकी नॉर्मल इनकम है तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 2.5 लाख ही है, तो इस वाली लिमिट को यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज नहीं किया है। 2.5 लाख ये काफ़ी कम लिमिट ही रखी गई है। अगर आप जो है रेजिडेंट स्टेटस होल्ड नहीं करते तो आप 60 ईयर्स एंड अबोव है, रेजिडेंट है, उस केस में 12 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं है।
तो आप एलिजिबल हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में भरते हैं तो 5 लाख रुपए तक। वैसे ज़्यादातर पर्सन यही है कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम के बजाय न्यू टैक्स रिजीम में आप भरे 12 लाख रुपए की आपको छूट मिलेगी। अब इसमें आपको केवल और केवल पार्ट ए भरना है, पार्ट बी आपको नहीं भरना, तो उसके बारे में आपको जो है कोई भी डिटेल सबमिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पार्ट ए भरें, उसके साथ पार्ट बी भी अगर अटैच है तो वहाँ पर आप जाकर दे दें, बैंक जो भी है वो आपका रेस्पेक्टिव खुद से फाइल करेगा। यहाँ सबसे पहले आप खुद का नेम मेंशन करेंगे, जो भी आपका नेम है वो एज पर पैन रिकॉर्ड होना जरूरी है। पहले केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा, पैन में जो आपका नेम है वो लिखा जाएगा एज पर पैन, ठीक है ना, ताकि ये फॉर्म जो है मैच हो सके, आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। अगर ये मिसमैच रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है इस फॉर्म को भरने का। तो पहले केवाईसी चेक कर ले, फिर अपना एड्रेस लिखें लेटेस्ट केवाईसी का अकॉर्डिंग, देन उसके बाद पैन नंबर लिखना है। यहाँ आपको पैन नंबर लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिखना। पैन नंबर यहाँ मेंशन कर दें इस वाले प्लेस पर। उसके अलावा इस फॉर्म में सबसे ऊपर यहाँ जिस भी बैंक में आप जमा करने जा रहे हैं उसमें आप जो है कस्टमर आईडी लिख दें। उससे क्या होगा कि इस कस्टमर आईडी से जितनी भी आपकी एफडी आरडी लिंक है बैंक का ट्रैक कर लेगा, तो सबके लिए एक बार ही जमा हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि आप जो है अपना जो सेविंग बैंक अकाउंट है आपका, उसका अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं, इससे भी बैंकर आपको ट्रैक कर लेगा। लेकिन ये जरूर मेंशन करें, वैसे इनको फॉर्म में ये एंटर करने की डिटेल्स की कॉलम देना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो अगर आपने ये फॉर्म तो भर दिया और सबमिट कर दिया तो बैंक वाले जो है आपको ट्रैक करेंगे, उनको दिक्कतें होगी। सिस्टम में अगर ये है कि पैन डालकर आपका अकाउंट नंबर पता लग सके तो वो एक अलग पॉइंट है, या मोबाइल नंबर से पता लग सके, लेकिन आप जो है कस्टमर आईडी जरूर मेंशन करें क्योंकि वो यूनिक होती है बैंक रिकॉर्ड में। स्टेटस, फिर यहाँ अगर आप यहाँ पर स्टेटस में आपको लिखना है इंडिविजुअल, क्योंकि ये फॉर्म जो है सबके लिए अवेलेबल है। एचयूएफ फर्म कोई भी एंटिटी फाइल कर सकती है, तो आप इंडिविजुअल लिखेंगे। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, तो 3 कैटेगरी हो सकती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर बाकी 2 कैटेगरी लोअर लिमिट मिलेगी। अगर रेजिडेंट है तो यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली रेजिडेंट। जब रेजिडेंट है तभी लिखें, तो उसके लिए स्पेसिफाइड डेफिनेशन है इनकम टैक्स में, आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 60 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है अगर आपकी एज, और आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, फिर आप यहाँ यस कर देंगे। यस करते आपको जो है ज़्यादा लिमिट मिलेगी। अगर इनमें से आप रेजिडेंट वाला स्टेटस होल्ड नहीं करते हैं, आपकी ये 60 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ पर जो है नो लिखेंगे। नो के केस में लोअर लिमिट मिलेगी। ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, जो भी रेजिडेंट पर्सन है उनके लिए कंट्री कोड 91 है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद टैक्स ईयर में आपका आएगा 2627, ठीक है। दैन उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में आपको लिखना है इंटरेस्ट। अब सपोज करें कि आपकी अलग अलग बैंकों में आईडी है, आप सबसे पहले जो है आप एसबीआई में जा रहे हैं इस फॉर्म को जमा करने के लिए। तो जो भी एसबीआई में पूरे साल में, क्योंकि आपको एस्टिमेटेड लिखना है, एक्चुअल तो यहाँ पर नहीं पता लगेगा, तो आप जो है बैंकर से पूछ लें कि भाई ये आपका कस्टमर आईडी है, तो आपका टोटल कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, सिस्टम में वो देख के बता देंगे। वो इंटरेस्ट की इनकम आपको एस्टिमेटेड बेसिस लिख देनी है इस वाले टैक्स ईयर यानी कि 26-27 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 27 के बीच की। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले कोई फॉर्म भरे हैं। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने पहले वाले बैंक में जा रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको इसमें कोई डिटेल नहीं भरनी। लेकिन आपने जो है ये फॉर्म, जैसे मैंने अभी बताया, आपने एक बैंक में सबमिट कर दिया, तो पहले में तो आपने नो लिख दिया। अगर आप दूसरे बैंक में जा रहे हैं, सपोज करें पीएनबी में जा रहे हैं, यूनियन बैंक में जा रहे हैं, किसी अदर बैंक में जा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद ये पूछा जाएगा कि भाई जो आपने फॉर्म भरे हैं कितने फॉर्म अभी तक भरे हैं। तो अगर आपने पहले एक फॉर्म भरा है तो 1 लिखेंगे, अगर इससे पहले 2 भरे हैं तो 2 लिखेंगे, 3 भरे हैं तो 3 भरेंगे। अब इन फॉर्म को मिलाकर अगर 1 भरा है तो उसमें आपने कितनी इंटरेस्ट इनकम दिखाई है, 2 भरे हैं तो 3 भरे हैं तो कितने। तो सपोज करें कि यहाँ पर जो इस वाले बैंक की आपकी एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पर निकल के आ रही है वो आपकी 1.5 लाख रुपए आ रही है, ठीक है, 1,50,000 रुपये आ रही है। और आपने जो है इससे पहले जो फॉर्म भर दिए, मतलब इससे पहले भी आपने जो है बैंक में फॉर्म भर दिया, तो सपोज करें कि आपकी जो है 1,10,000 रुपये की पहले से आपने जो फॉर्म भरे हैं उसकी इनकम थी, ठीक है। इन सारे फॉर्म्स को मिलाकर जितने भी आपने नंबर ऑफ फॉर्म भरे हैं, इससे नेक्स्ट जो कॉलम है जो ये आपका है कॉलम नंबर 12, इसमें आपको टोटल देना है इसका और इसका। तो जब आप पहली बार जा रहे हैं जब तो आपको नो करना है, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं देनी। जब आप अगली बैंक में जा रहे हैं, अगली बार जा रहे हैं, या सेम बैंक में दोबारा भी जा रहे हैं, हो सकता है उसके बाद आपने कोई एफडी कर दी हो, तो फिर आपको ये दोनों टोटल करके लिखना है। इस एग्जाम्पल जो हमने लिया है यहाँ पर आपका आएगा 260, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो आपको डिटेल है वो करेक्ट डिटेल एंटर करनी है।
यहाँ इस वाले बैंक का इंटरेस्ट, फिर पिछले वाले फॉर्म का इंटरेस्ट, और यहाँ टोटल आपको लिखना होगा। इन दोनों को मिलाकर इसका जो प्लस है वो 12 में देना है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉलम मिलेगा, कॉलम नंबर 13। इसमें आपको डिटेल देनी है जो आपने ये वाली इनकम दिखा दी। इस एग्जाम्पल में हमारी 2,60,000 थी, प्लस उसके अलावा जो बाकी आपकी इनकम है एस्टिमेशन बेसिस, जैसे सैलरी हो गई, पेंशन होगी, डिविडेंड की इनकम होगी, तो यहाँ आपको टोटल एस्टिमेटेड इनकम लिखनी है। लेकिन ध्यान रहे वो वैल्यू आपके केस में जो है 12 लाख से ज़्यादा ना हो, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हो। मैंने उसके बाद आपसे ITR पूछा जाएगा, तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी कि भाई इसके लिए ITR कहाँ से निकालनी है, कैसे देखनी है। इनकम टैक्स की साइट से देखने के लिए मिलेगी। जो आपका टैक्स ईयर यहाँ पर रहने वाला है वो 23-24, और यहाँ पर रहेगा 24-25। ये 2 टैक्स ईयर लिख देंगे। एक्नोलेजमेंट नंबर डायरेक्ट वहाँ से देख के लिख देंगे, उसमें कितनी इनकम दिखाई है वो भी देख कर लिख देना है। अभी 25-26 की ITR आने वाली है, तो वो ITR जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये 2 साल की डिटेल देनी है। जब तक वो फॉर्म नहीं आ रहा है तब तक आप इन 2 की डिटेल्स दे सकते हैं। दैन उसके बाद डिक्लेरेशन, तो इनको बड़े ध्यान से आपको रीड करना है। गलत फॉर्म भरने के लिए पेनल्टी प्रोसिक्यूशन भी है। वैसे ये जो है सीनियर सिटीजन के लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कंफर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पर नेम, उसके बाद खुद का पैन नंबर, दैन उसके बाद ये वाले पॉइंट आपको रीड करने हैं, टिक करने हैं। यहाँ आपका जो ईयर है वो आपको 26-27 लिखना है, तो शॉर्ट में आप जो है ऐसे लिख सकते हैं 26-27। देन उसके बाद जो है यहाँ प्लेस लिखना है, जिस भी प्लेस पर आप इसको फाइल कर रहे हैं। डेट लिखना है। सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है वो बैंकर मैच कर सकते हैं, तो प्रॉपर सही सिग्नेचर को आपको ध्यान से लिखना है। खुद का नेम लिखना है क्लियर, हिंदी में इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी फॉर्म में जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, क्योंकि साइट इनकम टैक्स की साइट से डायरेक्ट डाउनलोडेड फॉर्म है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। किसी भी बैंक ने या PF अथॉरिटी ने या फिर जो आपके जो डिपॉजिटरी हैं उन्होंने भी कोई फॉर्म में कोई चेंज नहीं है। बस जब आपका फॉर्म है सकता है कुछ उसमें डिटेल्स ऐड ही हुई हो। तो अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग नोट्स दे दिए हैं। 1 से लेकर 14 तक नोट्स दिए गए हैं। वैसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए सारी आपकी हर टाइप की इनकम को कवर करता है। जैसे कि मैंने बताया PF हो गया, जो इंश्योरेंस कमीशन होता है उस पर भी TDS की एप्लीकेबिलिटी आती है। रेंट के रिगार्डिंग हो गया, म्यूचुअल फंड्स या उसके यूनिट्स होती हैं उन पर भी TDS करता है, डिविडेंड पे करता है, वो सारी चीज़ों को ये कवर करता है। इंटरेस्ट आ गए सारे, वो एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें किस तरीके से आपको ये पॉइंट कंसीडर करना है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, हर बैंकों के लिए भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। इस फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल का TDS ना कटे तो अभी भी जमा कर सकते हैं। जब आप वेट कर रहे हैं कि ऑनलाइन आ जाएगा उसके बाद भरेंगे, तो ऑनलाइन आने के बाद भी भर सकते हैं। बस पर्टिकुलर्स का आपको ध्यान रखना होगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।